अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। पाकिस्तान की सियासत एक भंवर के अंदर है। एक तरफ सैलाब पंजाब में तबाही मचा रहा है और तेजी से सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन का भी सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस सैलाबी सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि शेड्यूल्ड बाई इलेक्शन अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं कि क्या ये फैसला सिर्फ बारिशों और सैलाब की वजह से किया गया या इसके पीछे कोई सियासी मसलहत भी छुपी हुई है। उधर पार्लियामान के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ असेंबली के अंदर बैठने की बजाय ईवान के बाहर अपनी अवामी असेंबली लगाना शुरू कर दी है, बल्कि बलूचिस्तान में 8 सितंबर को होने वाली शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान भी कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर आज ये कहते हुए भी नजर आए कि हमारे लोगों को नाजायज ना अहल करके हुकूमत मुज़ाकरात की बात किस मुंह से करती है, मगर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ये मानते हैं कि हमारी तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बातचीत की ऑफर है। लेकिन इमरान खान साहब सिविल वॉर चाहते हैं तो क्या होने दें। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा असेंबली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान जिस काम पर लगे हैं वो सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हुकूमत आईनी और कानूनी तौर पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी पीटीआई उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं रही। कभी पार्लियामेंट तो कभी ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट। अब ये देख रहा है कि जिस सियासी और कानूनी हिकमत अमली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, उससे इमरान खान कम बैक करेंगे या फिर सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर आउट होते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आगे कौन कौन से ट्विस्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ करा देती हूँ। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौध साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौध साहब, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, बावजूद इसके कि आप शदीद मसरूफ थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौध साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज जब इमरान खान साहब की हमशीरा के ऊपर एक हमला हुआ, उनके ऊपर अंडा फेंका गया, तो जब मैं चीज़ें देख रही थी तो मुझे सबसे पहले फवाद चौधरी का ट्वीट नजर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नामवर, जिन्होंने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की। देखिए, मेरा तो खैर एक हमेशा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो अलीमा खान हो, चाहे इमरान बुशरा बीबी हो, या कोई जो है वो और किसी की फैमिली हो, आपको जो भी पॉलिटिक्स है वो डिसेंसी के अंदर और अपने जो हदूद हैं उनके अंदर रह के करनी होती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी टर्मोइल में है, बहुत डिविजिव है इस वक्त। और हमारे यहाँ जो फासले हैं वो बड़े बढ़ रहे हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो ओवरऑल डिवीजन है, एक तो पहले ही देखें ना, हमारा आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान एक बड़ा डिफरेंट मुल्क है। देखिए, हम नॉर्थ कोरिया या चाइना या इवन बांग्लादेश नहीं है जहाँ पे एक जुबान बोली जाती है, मजहब एक है, जहाँ पे जो एथनिसिटीज हैं उनमें फर्क नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कौमियतें हैं। हर 15 किलोमीटर के बाद जो है वो मजहब की डेफिनेशन बदल जाती है, आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, कौम बदल जाती है। जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है जिन मुल्कों में, उनमें लीडरशिप को बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये एहतियात नजर नहीं आ रही है, और ये एहतियात हमें हिस्ट्री में भी पाकिस्तान में नजर नहीं आई, और उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। और अब फिर जो है पाकिस्तान के अंदर जो एहतियात करनी चाहिए अरबाब इक़्तिदार को, अवाम की सेंसिटिविटीज को लेके, अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आ रही, जिससे तकसीम जो है वो बढ़ती से और बढ़ रही है। उससे फिर मुस्तज़ाद ये कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, अब देखिए, हमें बज़ाहिर हमारे ताल्लुकात अरब वर्ल्ड से बहुत अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बड़े अच्छे हैं, चीन से बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इवन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और उसकी वजह यही तकसीम है जो कि बहुत एपरेंट है और बढ़ती जा रही।
सही है, ठीक है चौधरी साहब, लेकिन इस मामले में जब हुकूमत कुछ गलत स्टेप्स उठाती है तो ये ऑपोजिशन का काम होता है कि उसकी इस्लाह करे, और उनका तरीक़ेकार कुछ भी हो उसका मकसद सरासर इस्लाह ही होता है। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अवाम का भरपूर मैंडेट है, बड़ी सियासी जमात है, बड़ी सपोर्ट इस जमात के साथ है, सबसे ज़्यादा लोग इमरान खान साहब को चाहते भी हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद भी होते हैं, मगर उनकी पार्टी जो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है वो कुछ हमें समझ नहीं आ रही। मामला ये है कि पहले नेशनल असेंबली से इन्होंने बायकॉट किया और कहा कि हम किसी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे चंद रोज पहले। अब इन्होंने दोबारा से आज असेंबली के अंदर शिरकत की और फिर से बायकॉट करके निकले। इस तरह की सूरत हाल में ना अंदर बैठ के आराम है ना बाहर कुछ हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है मौजूदा लीडरशिप के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बुनियादी मसला है ना, वो तहरीक इंसाफ तो नहीं है। बुनियादी मसला तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और ये हुकूमत एक लेजिटिमेट इलेक्शंस के जरिए नहीं है। तो तमाम जो खराबियां हैं वो तो जाहिर है कि इस बुनियादी नुक्ते से शुरू होती हैं। अब जो पीटीआई की अगर आप पॉलिटिक्स के ऊपर गौर करना चाहें या उसका तज्जिया करना चाहें तो उसमें बड़े लूप होल्स हैं। मेरी नज़र में जो पीटीआई का जो बहुत बड़ा फेलियर है, जो एक अपोजिशन अलायंस नहीं बना सके पार्लियामेंट के अंदर, तो चूंकि ये पार्लियामेंट की उस तरह से अहमियत है नहीं क्योंकि ये पार्लियामेंट इलेक्ट होके नहीं आई, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी इनको बहुत अपोजिशन के साथ जिस किस्म का मौलाना फजलुर रहमान को, हाफिज नईम साहब को, पीर साहब पगाड़ा को, दीगर अपोजिशन को साथ खड़ा नजर आना चाहिए था तहरीक इंसाफ के, वो नजर नहीं आ सका। और उसकी बड़ी वजह इमरान खान ने जो सिलेक्शन की लीडरशिप की वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी थी बुजदार मॉडल की। जिस तरह से हमारे यहाँ हमेशा कोशिश होती है कि सूबों को प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त चलाने की कोशिश करते हैं, तो इमरान खान साहब ने भी वही फार्मूला अपनाया। उसके नतीजे में जो सूबे हैं उनमें गवर्नेंस का जो क्रिटिसिज्म आया वो आपके सामने है। अब अनफॉर्चुनेटली वही फार्मूला जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर लगा दिया गया, जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो तहरीक इंसाफ से बाहर हो गए और जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी थी या जो एक लाएअमल बनाया जा सकता था वो तो हमें नजर ही नहीं आता। सो तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की जो स्ट्रेटजी है, मसलन देखें ना, आपने तहरीक शुरू की एक बार दो बार और 26 नवंबर को तो बड़ी इफेक्टिव आई मस्ट से लोग भी जो थे और उसको किया, लेकिन इससे पहले 9 फरवरी को जब तहरीक चलाई जानी चाहिए थी, सारी तहरीक इंसाफ अंदर बैठ गई। उसके बाद कोई आप देखेंगी, जिस तरह भी आपने अपने सवाल में एक बात भी कही है कि अपोजिशन का जो रोल है वो हमें नजर ही नहीं आता। यानी मईशत के ऊपर आपने कभी बात ही नहीं सुनी तहरीक इंसाफ की। अदालती मामलात के ऊपर जो फेलियर है वो अपनी जगह के ऊपर है, बट सबसे बड़ा फेलियर अलायंस बनाने में नाकामी। लेकिन सबसे ज्यादा जो तवज्जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो गालिबन नजर भी आता है चौधरी साहब, वो तो आपस के इख्तलाफात हैं। अब जो आज हमारे सामने खबर आई है वो ये कि जी आज पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हो गया, वकास अकरम साहब और जुनेद अकबर साहब आमने सामने आ गए, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, इख्तलाफ, और फिर ये फैसला हुआ कि एक गैर मुतनाज़े, अब आप मेरे अल्फाज जरा गौर करें, गैर मुतनाज़े आदमी के जरिए एक पैगाम है जो अडियाला भेजा जाएगा और खान साहब के मशवरे के साथ आगे बढ़ा जाएगा। ये तो बच्चे किया करते हैं। इमरान खान साहब ने तो सारा बोझ इन्हीं कंधों पर डाला है, लेकिन ये तो बच्चों का रवैया है। ये कोई समझदार या मंझे हुए सियासतदानों का रवैया तो हमें नजर नहीं आता कि छोटे से फैसले के लिए खान साहब के पास जाने का इंतजार किया जाएगा। नहीं, वो तो देखें ना, अब खान साहब ने मॉडल ही ये बनाया है कि वो समझते हैं कि वो जेल से तहरीक इंसाफ को खुद चला लेंगे। वो मॉडल अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ और आगे भी वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह सीधी बात यह है कि जो लीडरशिप है, जिसमें आपने शेख वकास का नाम लिया या सलमान राजा हो गए या गौहर हो गए, बाकी अभी आप इन लोगों का आप नाम लेते हैं तो मुझे खुद देखिए मौलाना फजलुर रहमान जैसे जो जयत सियासतदान है, उन्होंने मुझे कहा कि ये सारे तो अंडर 19 के प्लेयर हैं। इसी तरह से महमूद अचकज़ई साहब से जब आप बात करेंगे वो भी आपको मायूस नजर आएंगे। सो ये लोग तो बोझ नहीं उठा सकते और ना ही इमरान खान को कोई वो स्ट्रैटेजी दे सकते हैं कि वो क्या करें।
इसलिए तरीके इंसाफ की जो एक मामलात हैं वो तो एक है डोरड्रम में। लेकिन देखिए ना, इस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का जो ट्राइका है, उसमें तहरीक इंसाफ की अहमियत नहीं है, उसमें सिर्फ इमरान खान की अहमियत है। इमरान खान को अगर 65% लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया था, आज इलेक्शन होते हैं 75% लोग इमरान खान को वोट देंगे। उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ऊपर से ऊपर तक चली जा रही है। और ये जिस तरह का आज इंसिडेंट हुआ, इस तरह के इंसिडेंट से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को और जला मिलती है। एक्चुअली लोग इमरान खान के मजलूमियत के साथ खड़े हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ, उनके खानदान के साथ, उनकी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है। और हमेशा ये देखें ना, हम जो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने हम लोगों को क्रिएट ऐसे किया है कि हम हमेशा जिनके ऊपर जुल्म हो रहा होगा हम उनके साथ खड़े होंगे दिल से। और इस वक्त इमरान खान, उनके खानदान, उनकी पार्टी के बारे में ये एक रासिख अकीदा है लोगों का कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, और इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं। सही है, ठीक है। जो साहब, आपने खान साहब के साथ एक तवील अरसा गुजारा है और उनको बड़ा करीब से देखा भी, हर चीज़ में मुशावरत के साथ आगे बढ़े भी, और वो भी आपके मशवरे के साथ अपने बहुत सारे फैसलों को लेते रहे। जो साहब, मुझे ये बताइएगा, एक बड़ी बहस हो रही है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स के ऊपर। एक तो कालाबाग डैम के ऊपर इमरान खान साहब का स्टांस क्या है, और सेकेंडली ये कि क्या कभी इमरान खान साहब वाकई सदारती निज़ाम के बहुत बड़े हामी रहे, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब बयान कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में ना ये दो बहसें, कालाबाग डैम और सदारती निज़ाम की बहस बड़ी पुरानी है। लेकिन इसके ऊपर सच्ची बात यह है कि डिटेल में जेनेसिस के ऊपर कुछ जाता ही नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कालाबाग डैम को अगर आप देखें तो मसलन सिंध जो है उसकी ये बात कहना कि नहीं पंजाब हमारा पानी रोक लेगा, एक बहुत ही अहमकाना बात है। और ये कहना कि नौशेरा डूब जाएगा, बिल्कुल ही एक अहमकाना बात है। क्योंकि देखिए, ये फैसला अली अमीन गंडापुर या एमएल वली खान या अपना अलीम आदिल शेख या मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो नहीं कर सकते। ये फैसला कि नौशेरा को नुकसान होगा या नहीं होगा, ये जो इंजीनियर्स हैं, जो अभी माहिरीन हैं, वो देखेंगे और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरी तरफ, एक तरफ आप हिंदुस्तान जो है अगर पानी रोक सकता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तो आप सिंध के अंदर एंटी पंजाब पॉलिटिक्स करके क्या आप सवाब कमा रहे हैं? पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने, आसिफ जरदारी ने और मुराद अली शाह ने, आप देखें ना, पीपल्स पार्टी जो जुल्फकार अली भुट्टो को वजीर आजम तो पंजाब ने बनाया था, आपने कितने नफलों का सवाब लिया है कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की पार्टी को आज इंटीरियर सिंध की पार्टी बना दिया है। आपको चाहिए था कि एक बैलेंस रखते। अली अमीन गंडापुर की जो बात है, इसलिए मुझे वो बड़े आदमी लगे हैं कि कम से कम उन्होंने एक बैलेंस्ड बात की है। उन्होंने कहा कि सूबों के हकूक को प्रिजर्व किया जाना चाहिए और अगर कालाबाग डैम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है तो ये बनना चाहिए। देखिए, ये लाइन होनी चाहिए पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी। ये क्या बात हुई कि जी अपना वो हिंदुस्तान रोक ले तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पंजाब में जो है वो डैम नहीं बनना चाहिए। ये तो बड़ी ज्यादती पे मबनी बात है जो कि बिलावल भुट्टो और ये एमएल वली और इवन पीटीआई के कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो मुकद्दम होना चाहिए हम सबके ऊपर। सही है, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर मुजम्मत किया चौधरी साहब, वो पीटीआई ने किया। सबसे पहले जो गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स आए हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल बात है, ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ ना, असल देखिए ना, सलमान अकरम राजा है। सलमान अकरम राजा को एबीसी का नहीं पता, कालाबाग डैम की पॉलिटिक्स का। उसको ये भी नहीं पता कि पंजाब के का ये मुतालबा है क्यों, लेकिन उन्होंने ये फर्ज समझा कि वो अपना इसमें, असद कैसर साहब ने ये फर्ज समझा कि अपना, ये बड़ी नामुनासिब किस्म की जो गुफ्तगू इन्होंने की, और जिसको फिर बाद में जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी ने और अलीम आदिल शेख इकट्ठे हो गए और उन्होंने, आप देखिए, अगर आप एंटी पंजाब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं फिर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जो इस वक्त जो भी शख्स पंजाब के खिलाफ पॉलिटिक्स करना चाहता है वो फिर कौमी धारे की पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकता ना। पंजाब पाकिस्तान का 65% है। आप पंजाब से तलाक, अगर आप तलाक हो जाएगी आपको, तो आप कैसे पार्टी, नेशनल पार्टी है। सो पीटीआई का इंटरेस्ट भी जो है वो ये है कि वो एक वफाकी जमात है, वो केपी की जमात नहीं है।
ये भी बहुत ही अहमकाना बात थी कि जी हम पंजाब में तो इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, केपी में नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को पीपल्स पार्टी बनाना चाहते हैं। इस तरह से जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जो लेकिन वैसे शौकत साहब वो बाइकआउट तो इमरान खान साहब के कहने पर हुआ ना, पंजाब के अंदर बाइकआउट तो खान साहब के कहने की वजह से हुआ है। नहीं, वो तो कह रहे थे पूरे मुल्क में बाइकआउट करें, वो तो केपी में भी उन्होंने किया, ये तो नहीं कहा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में रखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक दूसरे को टफ टाइम देने की खबरें अब मामूल बनती हुई जा रही हैं। लगता है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में पीटीआई के अंदर इख्तलाफात का एक नया सैलाब है, जिसके आगे बंद बांधना अब शायद मुश्किल होता जा रहा है। ज़राए से सामने आने वाली खबरों के मुताबिक पीटीआई के हालिया पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेख वकास अकरम और जुनैद अकबर एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनाते हुए नजर आए। ये वही जमात है जो खुद को अवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात कहती है, लेकिन अंदरूनी सफ़ों में इख्तलाफात की आग है कि बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नहीं बात, खबरें और भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद अभी तक 25 के करीब गालिबन अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का फैसला नहीं किया, जिसे सियासी पंडित इमरान खान के नजरिए से बगावत का नाम दे रहे हैं। अब जानना यह है कि जब एक इशू पर पार्टी की एक पॉलिसी आ गई तो फिर ये 25 अरकान इस्तीफा देने से इनकारी क्यों है, या फिर ये अरकान किसी नए सियासी उफक की तलाश में हैं। आज अडियाला जेल के बाहर भी एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, जहां पर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम पर मीडिया टॉक के दौरान एक अंडा फेंका गया। सियासत में इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन इखलाकी हुदूद को पार करना लम्हा फिक्रिया है, जहां पर इस वाक़े की मजम्मत हुकूमती हलकों की तरफ से भी की जा रही है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माजी भी याद कराया जा रहा है कि सियासी बदतहजीबी का ये कल्चर कोई नया नहीं। लीगी रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और ये याद दिलाया है कि यही वो फिजा है जब कभी मियाँ नवाज शरीफ पर जूता उछाला गया, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, बेगम कुलसूम नवाज के अस्पताल के बाहर एक हंगामा खड़ा किया गया और एहसन इकबाल के ऊपर भी गोली चलाई गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सियासत और पॉलिटिकल पोलराइजेशन आज पाकिस्तान में किस दहाने पर खड़े हैं। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात किस समत की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये जानना भी बेहद अहम है कि अलीमा खान पर हमले जैसे वाक़यात हमारी जो सियासत है उसकी गिरती हुई इक़दार को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। इसी बात पर बात करने के लिए अपने मेहमान का तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है मलिक शफकत अब्बास अवान साहब, वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मलिक साहब, काबिल मुज़म्मत है जो कुछ अडियाला के बाहर हुआ, इमरान खान साहब की हमशीरा के हवाले से हुआ, लेकिन कुछ नाक़दीन की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक तरफ इसकी मुज़म्मत है, नाक़दीन का ख्याल है कि यह हमला खुद कराया गया। मेरा तो ख्याल है कि ऐसी बात जो करते हैं उनको कम अज़ कम खुद को पॉलिटिशियंस नहीं कहना चाहिए, और ख़ुद को फिर ये क्लेम ना करें कि हम कोई सियासी पार्टी हैं। क्या कोई पार्टी ऐसे भी करती है कि वो अपने एक रहनुमा औरत पर अंडा फेंकवा दे? फिर मैं कहूँगा कि जो नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया था वो भी उन्होंने खुद फेंकवाया था, और कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने खुद ऐसा किया है। और लेकिन आज उनकी बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि अगर उनकी यही सोच है तो फिर ऐसा काम वो खुद कर सकते हैं, और शायद वो उन्होंने खुद किया हो कोई हमदर्दी लेने के लिए। मुझे ये आज मुझे ये महसूस हो रहा है, हालांकि मुझे आज तक कभी भी नहीं ये महसूस हुआ कि कोई इतना भी गिर सकता है कि खुद पे जूता फेंकवा ले, लेकिन आज उनकी ये बात सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद फिर उन्होंने ये हमला भी खुद करवाया। अच्छा, मैं आपके सामने मलिक साहब एक ना ट्वीट रख देती हूँ। ये ट्वीट किसी और का नहीं है, बाहर का नहीं है, ये अंदर का ट्वीट है, और ये हमशीरा हैं, बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा हैं। वो इस हमले के बाद लिखती हैं कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। नीचे उन्होंने लिखा है कि लर्न टू एनालाइज थिंग्स, कनेक्ट डॉट्स एंड रीच कंक्लूजन्स। इसका मतलब ये वो भी जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि शायद इस जगह पर हमला अपनी ज़ात पे खुद कराया गया है, जो अज्यूम किया जा रहा है उनके ट्वीट से। बुशरा बीबी की जो बहन है, मैं तो उनको नहीं जानता कौन है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनका। मरियम रियाज और साहिबा है, जो भी होंगी कोई,
उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना कोई तल्लक है, ना पार्टी से तल्लक है। हाँ, वो बुशरा बीबी की बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी कोई पर्सनल जो भी सोच है वो होगी, लेकिन उनका अंदर का आप ना कहें, अंदर वाली कोई बात नहीं है इसमें, ना वो अंदर की हैं और ना ही कोई अंदर से उनका तल्लक है। लेकिन मलिक साहब बैरूने किसी भी जगह पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सेरेमनी रखी जाती है, कोई फंड रेजिंग होती है, कहीं पर पीटीआई के लिए आवाज़ उठानी होती है, वहाँ पर बुशरा बीबी की ये हमशीरा बिल्कुल फ्रंट फुट पे हमें नजर आती हैं। मुझे तो नहीं कभी नजर आई, अगर जाती हैं तो उनकी मेहरबानी, और उनका ट्वीट भी बड़ा मुबहम सा है, वो पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। लेकिन एक बात, ठीक है, चलिए हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का इमरान खान साहब की तरफ से एक हुक्मनामा आया था और धड़ाधड़ हमने देखा था, तकरीबन 52 के करीब जो हैं अरकान असम्बली उन्होंने कायमा कमेटियों से रिज़ाइन भी कर दिया था। तो ये कौन लोग हैं जो 2 दर्जन से ज़्यादा हैं और अब तक कायमा कमेटियों के अंदर मौजूद हैं? ये वो लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए होंगे और वो पहुंच भी जाएंगे। ये पाकिस्तान में मौजूद कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने रिजाइन ना किया हो। अच्छा, ठीक है। इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या जो असेंबली आ रहे हैं, कोई बीमार है या कोई साइड पर है या कोई बाहर गया हुआ है, और ये तो कायमा कमेटियों की बात है। इमरान खान अगर कहेंगे कि नेशनल असेंबली से मुस्तफ़ी होना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 मिनट भी लगाएगा। लेकिन नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात है मलिक साहब, मुझे याद है कुछ रोज़ कबल ये स्टेटमेंट आया था बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कि जी हम असेंबली का बायकॉट कर रहे हैं। असेंबली का बायकॉट किया, बाहर आ गए, आज फिर वो असेंबली के अंदर नजर आए, फिर हुकूमत से नाराज होकर वो बायकॉट करके बाहर आए, अवामी असेंबली लगाई। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। नहीं, हम असेंबली में जाते हैं और जब बैरिस्टर गौहर साहब उठते हैं और स्पीकर को बताते हैं कि हम आपकी पॉलिसियों की वजह से इजलास का बाइकाट कर रहे हैं, और हम उठ के बाहर आ जाते हैं। आज उनका सुन लें, 1 मिनट की उनकी स्पीच है। उन्होंने कहा है जी कि मुल्क में बड़े हालात खराब हैं और जहाँ पे फ्लड आया हुआ है हम उन लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, लेकिन हम असेंबली का बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि हमें शदीद इख्तिलाफ आते हैं। लेकिन उन्होंने गालिबन पीडीएमए के किरदार के ऊपर भी कुछ शक व शुबहात का इजहार किया है। किसके? पीडीएमए के हवाले से कि उस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया जिस तरह से इन्हें करना चाहिए था। ये कुछ एतराजात थे गौहर साहब के, उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। हाँ, उन्होंने वो बात, वही 2 मिनट की बात थी हार्डली, और वो ये बात करके उसके बाद हम सारे लोग बाइकाट करके बाहर आ गए। वहाँ पे हमने असेंबली लगाई, सिंबॉलिक असेंबली, और वहाँ पे हमने तकरीरें की। मैं भी वहीं पे था, ऐसे ही हुआ है वहाँ। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज बहुत ही ये धुआंधार किस्म की खबर तहरीक इंसाफ की आ रही है पार्लिमानी कमेटी के इजलास से रिलेटेड कि शायद जुनेद अकबर साहब के और शेख वकास अकबर साहब के दरमियान कुछ जो है वो इख्तलाफ बढ़ गया और ये फैसला हुआ है कि किसी गैर मुतनाज़ आदमी के जरिए खान साहब तक पैगाम अडियाला भेजा जाएगा, फिर उनकी रहनुमाई हासिल की जाएगी। आपको नहीं लगता, आप लोग सारे संजीदा किस्म के लोग हैं, अवाम का बड़ा मैंडेट इस पार्टी के साथ है, फिर भी आपको हर किस्म की लड़ाई में बीच बचाव कराने के लिए, सुलह सफाई के लिए अडियाला की तरफ जाना पड़ता है? तो ये तो बच्चों की लड़ाई होती है कि बड़ों को दरमियान में डाल लिया, आप लोग खुद को नहीं फैसला करते। मैं बताऊं आपको कि हम तो अपोजिशन में हैं और हमारा लीडर जेल में है और हम 2.5 साल से मार खा रहे हैं। पिछले 40 साल से जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी ख्वाजा आसिफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब कल परसों असेंबली में लड़े हैं। ये एक्चुअली लड़ाई नहीं होती, ये इख्तिलाफ राय होता है, और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अब आप पाबंद तो नहीं है ना कि आपको किसी का सब कुछ पसंद आए, और आप, हाँ, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि खान साहब का जो फैसला है वो हतमी है और उसको सबने मानना है। लेकिन आप एक दूसरे को माने या एक दूसरे के सारी चीजें आपको पसंद आए, आप उससे इख्तिलाफ ना करें, फिर ये जमहूरियत तो नहीं है, फिर ये डिक्टेटरशिप की कोई सूरत हो सकती है। क्या खूबसूरत बात आपने मलिक साहब की, ये जमहूरियत नहीं है, सबकी सब चीजें पसंद नहीं आती, तो फिर क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर जब कालाबाग डैम की बात करते हैं तो आप लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आती, फिर सारे चढ़ दौड़ते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर, ये तो फिर जमहूरियत ना हुई? तो यही तो जमहूरियत है कि अली अमीन गंडापुर ने एक अलहदा से स्टांस लिया है और उनका अपनी मर्जी है। कोई भी नहीं कह रहा कि ये बात जरूर है कि अभी पार्टी ने क्या डिसाइड करना है इस मामले पे, वो एक अलहदा बात है। ये उनका जाती, उनको उस सूबे में खड़े होके जो पूरा सूबा मुखालिफ है कालाबाग डैम का, उन्होंने एक अच्छी बात की है। मैं तो जाती तौर पर कालाबाग डैम का बहुत बड़ा हामी हूँ और इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है।
ठीक है, यानी कि ये होना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है, आगे बढ़ना चाहिए, बाहम एक मेज़ पर बैठकर ये फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हमें अपनी रेड इंक की जो मस्जिद है उससे बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान बहुत कुछ खो चुका है और खुदा न खास्ता आने वाले जो साल हैं उसमें हम कैद साली और सैलाबों से ही लड़ते रहेंगे और फिर जो हाल होगा लोगों का और इस आवाम जो 24-25 करोड़ लोग हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा। अगर हम जाती अनाज से बाहर आएंगे तो तब ही पाकिस्तान आगे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मलिक साहब पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताइएगा कि फिर क्या वजह है कि आपको नहीं लगता मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है, मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है, उसको चलने देना चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जी 2029 तक तो यही असेंबली चलनी है, खान साहब जो चाहते हैं वो नहीं होगा। हमें तो नहीं पता खान साहब क्या चाहते हैं, आप बता सकते हैं कुछ खान साहब क्या चाहते हैं? हाँ जी, खान साहब को मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। खान साहब चाहते हैं कि जी सिविल सुपरमेसी हो, खान साहब चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, खान साहब चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असली हालत में बहाल हो, और खान साहब चाहते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस हो। बस सिंपली ये 4 चीजें, 5वीं कोई डिमांड नहीं करेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत ये सारी चीजें पूरी नहीं कर रही तो आपको नहीं लगता कि अपने बोझ तले वो खुद ही गिर जाएगी, आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, तो इसलिए असेंबली को चलने देना चाहिए? क्या हम इन सारी चीजों, ये सारी चीजें लैकिंग है, अगर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, सिविल सुपरमेसी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी असली हालत में काम नहीं कर रहा, तो बीइंग एक सियासी जमात क्या हमें उसके लिए एहतजाज नहीं करना, हमें खड़ा नहीं होना? हम खड़े होंगे, हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, हम इससे आगे तो कहीं नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल, पुरअमन और जमहूरी तौर पे पुरअमन एहतजाज तो आप लोगों का हक है, बिल्कुल हर सियासी जमात को मिलना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी या नून लीग है। अब मुज़ाकरात के हवाले से आपकी जमात क्या सोच रही है मलिक साहब? हुकूमत के साथ किसी सतह पर बैठ के बातचीत करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम? हम जिससे भी मुज़ाकरात करेंगे इन 4 चीजों पे करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अगर रिपीट कहती हैं तो कर देता हूँ। नहीं, मैं मलिक साहब आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन सारी शराइत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबूल या मंजूर नहीं की जाएंगी, ये तो आप भी जानते हैं। सारी आके कोई इस एजेंडे पे बात तो करे ना, फिर बात चलेगी तो बनेगी ना। अब हम कहेंगे ये 4 पूरी करें और वो बात ही आगे ना चलाएं, बात तो मैंडेट पे ही वो पूरी नहीं कर सकते। अगर मैंडेट हमारा हमें वापस करें तो असेंबली में 9 लोग रह जाएंगे, तो फिर उन्होंने बात तो यही नहीं माननी। एक ही बात पे अगर हम कहें कि जी मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस किया जाए, तो 9 बंदे रह जाएंगे असेंबली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 10 पर रह जाएंगे पीपल्स पार्टी के, और बाकी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भरी होगी असेंबली। इसलिए वो तो नहीं पूरी करेंगे, लेकिन हम बड़ी जायज डिमांड है हमारी, हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनएथिकल या ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जो कि ना पूरी होने वाली हो। होनी चाहिए, किसी भी जमहूरी मुल्क में ये चीजें जो है मानी जानी चाहिए। ये हर चीज का हल तो फिर बातचीत से मलिक साहब निकलता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो वेलकम किया था कि आइए बात कर लेते हैं, तो क्या बना उस चीज का? असेंबली में उन्होंने कहा था बैरिस्टर गौर से आइए बातचीत करते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ? मतलब हमारे तक तो कोई उसकी अपडेट नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी बेचारे की लिमिटेशंस हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इतने बाइख्तियार अगर ये हों कि इन्हें कहीं से पूछना ना पड़े और इन्होंने अपने फैसले खुद लेने हो तो हम इनसे बात करें, नहीं तो जिनसे इन्होंने पूछ के हमें बताना है हम डायरेक्टली फिर उनसे बात कर लेते हैं और उनसे भी बात इन्हीं चीज़ों पर होगी। ना तो खान साहब कोई जाती माफ़ी चाहेंगे ना मांगेंगे, वो तो खैर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी अंडरस्टूड होगी ये बात कि इमरान खान ना भागेगा ना झुकेगा ना माफ़ी मांगेगा, और वो तो खड़े हैं और अपने असूलों पे खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और हम सारे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए उनसे भी बात करनी है तो इन्हीं चीज़ों पे बात करनी है और तो कोई बात नहीं करे कि किसी भी एक मुतालबे पे कोई लचक का इजहार नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? करेंगे जहां तक हम रिलैक्स कर सके चीज़ों को। मुझे बता दें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में हमें करना चाहिए कि जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती रहें? क्या हमें लॉलेसनेस जो है उस पर करना चाहिए? क्या हमें ये करना चाहिए जो हमारा मैंडेट है वो एक चीज़ है जिस पे शायद कोई रिलैक्सेशन दी जा सके? अदरवाइज तो बाकी चीज़ें जो हमारी ज़ात से मुतल्लिका नहीं है वो पाकिस्तान से मुतल्लिका है। अवल तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है ये भी पाकिस्तानियों का मसला है, उनकी वोट की तौहीन हुई है, उनका मैंडेट था जो चोरी किया गया है, ये भी हमारा ज़ाती नहीं है।
लेकिन बाकी 3 चीजें सिविल सुपरमेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली हो, मुल्क में कानून की बहाली हो, ये तो बड़ी हमारी जायज डिमांड है। इसको तो कम से कम पूरा करें और फिर अगली बात भी आगे भी चल पड़ेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मलिक साहब, एक आखिरी सवाल है, फिर आपसे इजाजत चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब हमेशा जेल से ये पैगाम देते रहे हैं कि उनकी अगर रिहाई होगी तो किसी रिलीफ के नतीजे में नहीं होगी, वो हमेशा कानून के जरिए से, अदालत से, इंसाफ के जरिए होगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें बेशतर ऐसे लोग और बैरिस्टर गौहर समेत कई ऐसे कदावर लोग हैं जो ये कहते हुए मिलते हैं कि बातचीत या मुज़ाकरात तो तब होंगे जब नुक्ता अव्वलीन पे अमल दरामद होगा, और नुक्ता अव्वलीन इमरान खान साहब की रिहाई है। तो फिर ये क्या मामला है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी खान साहब, ये जो हमारी डिमांड्स थी उनमें खान साहब से बमुश्किल ये चीज़ ऐड करवाई गई थी एक मौके पर कि इसमें आपकी रिहाई और तमाम असीरान की रिहाई भी शामिल करें। वो इस बात पे भी अड़े हुए थे कि सारी चीज़ों पे मुज़ाकरात करें और मेरी रिहाई को छोड़ दें। मैं बिल्कुल आपको वो बात बता रहा हूँ जो एक्चुअल है। ठीक है, यानी कि लचक का मुजाहरा किसी भी एक नुक्ते पर नहीं किया जाएगा, मैंडेट तक की बात होगी तो उस पर भी कोशिश की जाएगी, इसको भी अमल करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मलिक शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन फेज से गुजर रहा है। 26 जून से शुरू होने वाली बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही। क्लाउड बर्स्ट, तूफानी बारिशें और सैलाबी रेले अब मामूल बन गए हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का दायरा सिर्फ बारिशों और दरियाओं की तुग़यानी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ज़मीन की अंदरूनी हरकत भी इससे मुतासिर हो सकती हैं, जिससे ज़लज़ले आने के खतरात बढ़ते हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी अलार्मिंग है। हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत भी है। अब इसे भारत की आबी जारियत कहें या फिर बैड गवर्नेंस का एक नतीजा कि पंजाब के दरियाओं यानी कि चनाब, रावी और सतलुज में बिखरे हुए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। पीडीएम में पंजाब ने खबरदार किया है कि 6 से 9 सितंबर के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है, जिससे दरियाओं में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि गुजरात शहर के अंदर 550 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश एक रिकॉर्ड हुई, जिससे अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी पैदा हुई। अस्पताल, स्कूल्स, कई इमारतें मुकम्मल तौर पे पानी में डूब गई। इससे पहले यही मनाजिर हमने सियालकोट में भी देखे, जब 350 मिलीमीटर बारिश ने शहर की सड़कों को एक नदी नालों की तस्वीर बनाकर रख दिया। जानना यह है कि क्या ये रिकॉर्डेड बारिशें मामूल की कितनी होंगी और मौसमियाती तब्दीलियों का अमल दखल इसमें कितना है। ये भी एक लाजिम है कि क्या पंजाब के अंदर सैलाबी रेलों की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ भारत को ठहराया जा सकता है या इसमें हमारा भी कसूर है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज है, मगर उससे भी बड़ा चैलेंज डैम्स और वाटर स्टोरेज का ना होना है। क्या हुकूमतों की जिम्मेदारी बारिशों और सैलाब आने के बाद सिर्फ हंगामी इकदामात हैं या पहले से प्लानिंग करना भी उनकी जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत के साथ साथ आवाम की जिम्मेदारी क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, माहिर है आबी उमूर के डॉक्टर हसन अब्बास साहब। मैं उनको वेलकम करूंगी। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से ये जितना कुछ पाकिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी हो रही है, लोग बेघर हो गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ भारत को ही ठहराया जा रहा है। क्या सरासर भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर बर्बादी का, सैलाब का? असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो भी असल जिम्मेदार है या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको एक स्केपगोट मिल गया है। पॉपुलर नैरेटिव है और ख़ुसूसन जंग के बाद जो है वो, और टीटी के सस्पेंशन के ऐलान के बाद जो कुछ भी है वो मुद्दा उसके ऊपर डाल दो, हम फारिग हो गए। तो बेसिकली तो ये जो बारिशें और सैलाब आ रहे हैं, ना ये भारत के बस में है ना हमारे बस में है कि हम इनको रोकें या मोड़ें। उन्होंने जितने डैम बनाने थे बना लिए, लेकिन वो इतने बड़े सैलाबों को कोई डैम नहीं रोक सकता। हमारे बस में क्या है? हमारे बस में अपनी अकल इस्तेमाल करना है। अच्छा। देखिए, हमने देखें, ये अभी दुनिया जो है ना वो जा रही है फ्लड अडेप्टेशन की तरफ। अच्छा। लार्ज स्ट्रक्चर से निकल के फ्लड अडेप्टेशन की तरफ जा रही है, और दुनिया ने पिछले 100 साल में ये तजर्बात किए लार्ज डैम्स बनाने के। 100 से ज़्यादा मुल्कों में तजर्बात हुए लार्ज डैम्स बनाने के,
और ये जो इतना रिच एक्सपीरियंस है और जिसकी कॉस्ट रन्स इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, उससे नौए इंसानी ने कुछ सीखा, और वो जो सीखने की कॉस्ट पे की है वो बहुत ही बड़ी है। तो अब हमारी अक्लमंदी इसमें है कि हम उन गलतियों से सीखें, और दुनिया उन गलतियों से सीखा है, दुनिया ने उसके ऊपर लिखा है कि भी क्या गलतियाँ और किस तरह से अजाला करना है। किसी ज़माने में जब हमारे पास मशीनें और पावर और ये चीज़ें आ गई तो हमने कहा कि जी हम नेचर को कंट्रोल करेंगे। फ्लड कंट्रोल डैम्स, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ये हमने बनाने शुरू किए, कंक्रीट बेताशा पोर कर दी, लेकिन फ्लड तो कंट्रोल नहीं हुआ। नेचर जो है वो आपके इंजीनियर डिज़ाइन से ज़्यादा पानी ले आई। फिर आपने कहा कि नहीं ये कंट्रोल नहीं हो सकता, तो कुछ सालों के बाद एक नई बज़वर्ड और एक नई टर्म शुरू हो गई, फ्लड मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। उन्होंने जब फ्लड मैनेजमेंट शुरू की तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा डैम इस तरह से बनाएंगे कि इतने पानी के बाद इतना पानी निकाल देंगे, इतना हो गया तो उसके गेट खोल देंगे, नीचे जब पानी चलेगा निचली सतह पर जाएगा, निचली सतह पे जाएगा तो कोई स्ट्रक्चर आ गया तो उसको बचाने के लिए इसको खोल देंगे, इधर से बंद तोड़ के इंडस्ट्री को बचा लेंगे और जो गांव हैं उनको डुबो देंगे, फसलों का नुकसान कम होता है। हुआ ना ये जी मैं बता रहा हूँ, ये सारी फ्लड मैनेजमेंट, ये फ्लड मैनेजमेंट है ना। देखिए जिस वक्त ये आपकी स्पर्श बनाई जाती हैं आपके बैराज के साथ, अब आप कहते हैं ये स्ट्रक्चर जो है उसकी ये कैपेसिटी, स्ट्रक्चर की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया, बजाय कि वो स्ट्रक्चर को गिरा दे आप कहते हैं जी हम इधर साइड से पानी खोल देंगे। वो कच्चा बंद बनाया होता है, उसको तोड़ दिया, इधर से पानी निकल गया, ब्रीच करते हैं उसको। हाँ, वो ब्रीचिंग सेक्शन बाकायदा डिज़ाइन होते हैं, उनकी लोकेशंस होती हैं कि किधर देना किधर नहीं देना। फिर ये कि ब्रीचिंग सेक्शन की जब आप लोकेशन डिसाइड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि दरिया के इस तरफ बनाना है कि इस तरफ बनाना है। फिर आप कहते हैं जी इधर तो खेत हैं, इधर सिर्फ फसलों का नुकसान होगा, उधर बड़ी शहरी आबादी है उसको हमने बचाना है, तो इधर फिर जो फसलों के साथ गाँव है और आबादी है वो कहते हैं ठीक है, छोटी बस्तियाँ, बसते तो उसमें भी इंसान ही है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी है जितनी किसी को हो सकती है। कच्ची बस्ती में बसने वाला भी अपनी जान से उतना प्यार करता है जितना एक महलनुमा घर के अंदर रहने तो वाला। वो बस ये कि जी वो इकोनॉमिक डैमेज कम होंगे, वो ये होगा, मतलब है कि ये फ्लड मैनेजमेंट थी और इसने जो नुकसानात किए ये तो फेल हो गई, वो भी फेल हो गई, फ्लड कंट्रोल भी फेल हो गया, फ्लड मैनेजमेंट भी फेल हो गई। अब दुनिया ने कहा कि अब क्या करें, उन्होंने कहा कि अडेप्ट करें। अच्छा, अडेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप को हम आहंग करें नेचर के साथ, दरिया को फैलने दें जितना वो फैलता है, आपको पता होना चाहिए कि वो कितना फैलता है और उतनी जगह को आप दरिया के लिए छोड़ दें। और इसको हम अभी यूरोप में एक इनिशिएटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम भी चल रहा है। क्या वो कहते हैं रूम फॉर द रिवर। यूरोपियन यूनियन भी उसको सपोर्ट कर रही है और तमाम मुल्क उसको कर रहे हैं कि हमने अपने दरियाओं के रास्तों को खाली करना है, वहाँ से डैम्स रिमूव हो रहे हैं। कोई मेरे ख्याल में 2000 के करीब डैम्स इस सदी में उन्होंने रिमूव किए हैं। डॉक्टर साहब, हमने 78 साल हो गए आज़ादी लिए हुए। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि हम अपने लिए कोई आबी ज़खायर नहीं बना सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े बड़े डैम तामीर कर दें, लेकिन छोटे पैमाने पर छोटे दर्जे के डैम या कोई आबी ज़खायर भी तो हम बना सकते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी किसी तरफ तो आपको करना है। हमने तो दरियाओं के किनारों के ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी खूबसूरती के नाम के ऊपर, और वहाँ सबसे ज़्यादा बर्बादी हमने देखी। हमने अपने लोगों को ये नहीं बताया कि इस किस्म के हालात में आपने क्या करना है। हाँ, जब ये सब हो जाता है तो हम सब पहुँच जाते हैं, फिर हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है। पाकिस्तान के पास कमेटियाँ हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो बैठते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमत को मशवरे देते हैं, लेकिन उनके ऊपर एग्जीक्यूशन हमें नज़र क्यों नहीं आती? देखिए, वो एग्जीक्यूटेबल चीज़ें दें, बताएंगे और एग्जीक्यूटेबल मशवरे देंगे तो शायद कोई मशवरे नज़र भी आ जाएं। मेरी नज़र में तो कोई एग्जीक्यूटेबल मशवरे उनकी तरफ से जो कि अलाइन करते हों करंट ग्लोबल माइंड को, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरे। देखिए, ये हमने जो है ना अपनी डेवलपमेंट मॉडल इस तरह से बनाए कि हमने उधार के पैसे लिए और किराए के जो है ना वो सोच ली। सोचने वाले भी किराए पे बुलाए कि भाई हम पैसे देते हैं, तुम थोड़ा हमारे लिए सोच लो, और उसके बाद में उधार के पैसे से प्रोजेक्ट कर दो। तो जिसने उधार के पैसे का प्रोजेक्ट कराना और किराए पे आके इधर बैठा हो, वो क्या सोचेगा? वो उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचेगा, वो अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेगा, वो उस बिज़नेस के बारे में सोचेगा जिसने उसको यहाँ पे भेजा है, और उसके हक़ में जो है वो अपनी रिपोर्ट लिख के चला जाएगा। सन ऑफ सॉइल्स जब तक नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे उस वक्त तक आपके कोई भी प्लान जो है वो आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी और
नेचर के साथ जो इस जगह की नेचर है, जिस जगह की नेचुरल इन्वायरमेंट है, उससे कंपैटिबल नहीं होगा। कोई हमें कोलोराडो रिवर का मॉडल दे गया, कोई टेनेसी वैली का मॉडल दे गया, कोई जो है वो हॉलैंड का मॉडल लेके आना चाह रहा है इधर या दे के चला गया। तो हमारे पास तो हमारी अपनी सोच ही नहीं है। हमारा तो दरिया जो है वो इन तमाम ये जो राइन रिवर हो गया या कोलोराडो हो गया या मिसिसिपी हो गया या कोई और इस तरह का रिवर हो गया, नाइल हो गया, इंडस तो इन सारे दरियाओं से बहुत सुपीरियर है। अगर आप इसकी हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी को स्टडी करें तो नेचर ने जो शाहकार बनाया है दरिया सिंध को, वो तो खसूसियात बाकियों के पास हैं ही नहीं है, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया उस तरह से जिस तरह से हमें करना चाहिए था। डॉक्टर साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे, हमारे पास एक सोच आई थी कालाबाग डैम की भी, और उसके ऊपर आजकल बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है कि होना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। मैं देख रही थी 1979 के अंदर UNDP से $25 मिलियन की एक ग्रांट मिली थी पाकिस्तान को, जिसमें मनसूबाबंदी और फिजिबिलिटी स्टडी शामिल थी, जो इन्होंने की भी। क्या वजह है? सिर्फ पोलिटिसाइज हो गया ये मामला या कुछ और भी रीजंस हैं कि इस डैम को बनने के लिए कई रुकावटों को, या मैं कहूँगी आग का दरिया है उसको पार करके जाना पड़ता है? क्या वजह है? ये डैम भी किराए की सोच और उधार के पैसे के लिए बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।